नमस्कार, मैं प्रमोद रिसालिया। आज 1 नवंबर 2025 को हरियाणा गर्व के साथ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर संयुक्त पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया ये राज्य आज भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का एक चमकदार सितारा है। एक समय था जब हरियाणा को रेतीले टीलों और कीकर के जंगलों वाले एक अविकसित और पिछड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। लेकिन पिछले 59 वर्षों के अथक परिश्रम, नवाचार और यहां के निवासियों की अदम्य भावना ने हरियाणा को देश के सबसे समृद्ध और गतिशील राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ 59 वर्षों की नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष, संस्कृति और साहस की है। ये कहानी है उस भूमि की जिसने महाभारत के युद्ध को देखा, जिसने गीता के ज्ञान को सुना और जिसने देश की रक्षा के लिए अनगिनत वीर दिए। अलग हरियाणा राज्य का सपना रातों रात साकार नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का राजनीतिक, सामाजिक और भाषाई संघर्ष छिपा है, जिसने इस क्षेत्र के लोगों की पहचान और आकांक्षाओं को आकार दिया। अलग हरियाणा की मांग की जड़ें 1920 के दशक से ही पनपने लगी थी, जब दिल्ली के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिल्ली के साथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये मांग उस समय जोर नहीं पकड़ सकी। 1930 के दशक में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार से सहमत थे। लेकिन 1947 में देश के विभाजन ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें डर था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन देश की नाजुक एकता के लिए खतरा बन सकता है। आजादी के बाद जब भारत के कई हिस्सों में भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी, तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जेवीपी कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सिद्धारमैया का गठन किया। 1949 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भाषा सिर्फ जोड़ने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है। क्योंकि अभी देश के विकास पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए हर विघटनकारी शक्ति को हतोत्साहित करना जरूरी है। केंद्र सरकार का ये फैसला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर 58 दिनों तक अनशन करने वाले पोटी श्रीरामुलु की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने आंदोलन को हिंसक बना दिया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इस घटना ने देश भर में भाषाई राज्यों की मांग को और तेज कर दिया। दबाव में आकर केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसे इसके अध्यक्ष फजल अली के नाम पर फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने देश भर में सैकड़ों शहरों और कस्बों का दौरा किया, हजारों लोगों से मुलाकात की और उनकी आकांक्षाओं को समझा। 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसने एक बार फिर अलग हरियाणा की मांग को ये कहकर खारिज कर दिया कि इस प्रस्तावित राज्य के पास अपने विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। आयोग की रिपोर्ट से हरियाणा क्षेत्र के लोगों में भारी निराशा हुई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। स्थिति को शांत करने के लिए संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 को एक फॉर्मूला पेश किया, जिसे सच्चर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इसके तहत पंजाब को 2 भाषाई क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक पंजाबी भाषी क्षेत्र, जिसमें पंजाबी को शिक्षा और प्रशासन की मुख्य भाषा बनाया गया। 2 हिंदी भाषी क्षेत्र, इसमें हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें और कांगड़ा जिले को शामिल किया गया। यहां हिंदी को मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन यह फॉर्मूला दोनों ही क्षेत्रों की जनता को स्वीकार्य नहीं हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को लगा कि उन पर पंजाबी थोपी जा रही है, जबकि पंजाबी भाषी क्षेत्र के सिख नेता एक पूर्ण पंजाबी सूबे से कम कुछ नहीं स्वीकार करने को तैयार थे। 1956 में प्रताप सिंह कैरों संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वे एक मजबूत और दूरदर्शी नेता थे, लेकिन वे पंजाब के किसी भी तरह के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उनके कार्यकाल में 2 घटनाओं ने अलग हरियाणा के आंदोलन को और हवा दी। एक भूमि उपयोग अधिनियम
खेरा ने भूमि उपयोग अधिनियम के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के कुछ दलित सिख परिवारों को हरियाणा क्षेत्र के अंबाला और कुरुक्षेत्र में बसा दिया, जिसका स्थानीय दलितों ने भारी विरोध किया। दूसरा, ताऊ देवीलाल का विधानसभा में विद्रोह। जब फजल अली आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में स्वीकार किया जा रहा था तो चौधरी देवीलाल ने इसके विरोध में हरियाणवी में बोलना शुरू कर दिया। जब सदस्यों ने आपत्ति जताई तो उन्होंने दृढ़ता से कहा, मेरे क्षेत्र की जनता यही भाषा समझती है जिसे आप नहीं समझते। इस घटना ने हरियाणा के लोगों में एक और नई चेतना और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। 1960 के दशक में अलग पंजाबी सूबे की मांग अपने चरम पर थी। अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने 1960 में 48 दिनों तक अनशन किया, लेकिन ये सरकार को झुका नहीं पाए। इसके बाद संत फतेह सिंह ने इस आंदोलन की कमान संभाली। 1965 में उन्होंने अनशन शुरू किया और आत्मदाह की धमकी दी। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया, लेकिन उनके आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया था कि जनसंघ को छोड़कर करीब सभी राजनीतिक दलों ने पंजाब के पुनर्गठन का समर्थन कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने इस दशकों पुराने मुद्दे को हल करने का फैसला किया। 23 अप्रैल 1966 को सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसे पंजाब के भाषाई पुनर्गठन का काम सौंपा गया। इस आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पंजाब पुनर्गठन बिल 1966 को 3 सितंबर 1966 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में पेश किया। 7 सितंबर को यह बिल लोकसभा से, 10 सितंबर को राज्यसभा से पास हो गया। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और इस प्रकार एक लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया गया और उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय और बिजली बोर्ड जैसे कुछ संस्थान भी साझा रखे गए। हरियाणा का इतिहास सिर्फ इसके गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शौर्य, बलिदान और संस्कृति को एक समृद्ध पहचान देता है। हरियाणा का नाम ही इसके दिव्य संबंध को दर्शाता है। हरि का आना यानी भगवान का आगमन। ये वही पवित्र भूमि है जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का अमर उपदेश दिया, जो आज भी पूरी दुनिया को कर्म, धर्म और जीवन का मार्ग दिखाता है। हरियाणा की धरती ने भारत के भाग्य को बदलने वाली 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी देखा है। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई, मुगल आक्रमणकारी बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई, अकबर के संरक्षण बैरम खान ने हरियाणा के वीर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित कर मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, जहां पर अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराकर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता साफ हो गया। हरियाणा को वीरों की धरती भी कहा जाता है। भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक इसी प्रदेश से आता है। राव तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, वीर चूड़ामणि और अमर सेनानी राव कृष्ण गोपाल जैसे अनगिनत योद्धाओं ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गठन के समय हरियाणा एक पिछड़ा हुआ और कृषि पर निर्भर राज्य था, लेकिन आज ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन है। हरियाणा देश के प्रमुख अन्न भंडारों में से एक है। हरित क्रांति में इसकी भूमिका अभूतपूर्व रही। आज ये देश में बासमती चावल के निर्यात में 60% से ज़्यादा का योगदान देता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और मेहनती किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो मोटरकॉर्प और एस्कॉर्ट्स जैसे प्रमुख ब्रांडों के विनिर्माण संयंत्र यहीं स्थित है। देश में बनने वाली 2/3 कारें, 50% ट्रैक्टर और 60% मोटरसाइकिलें हरियाणा में ही बनती है।
गुरुग्राम आज दुनिया भर में एक प्रमुख आईटी और कॉरपोरेट हब के रूप में जाना जाता है। हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। हरियाणा को भारत की मेडल फैक्ट्री कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। कुश्ती, बॉक्सिंग, भाला फेंक और हॉकी जैसे खेलों में सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा जैसे सितारों ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। करनाल में जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। उन्होंने दुनिया भर की लाखों लड़कियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। भले ही एक दुखद हादसे में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से ही गतिशील और दिलचस्प रहा है। चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की तिगड़ी ने दशकों तक राज्य की राजनीति को परिभाषित किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रचा। 59 वर्षों की छोटी सी अवधि में हरियाणा ने पिछड़ेपन से समृद्धि, संघर्ष से सफलता और रेत के टीलों से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक का एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। ये राज्य भारत की कर सकते हैं भावना का एक जीवंत प्रमाण है। आज जब हरियाणा अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो न केवल अपनी पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाने का, बल्कि एक और भी उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर देखने का अवसर है। यह उस अदम्य भावना को सलाम करने का दिन है जो हर हरियाणवी के दिल में बसती है। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हरियाणा, जय हिंद जरूर लिखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है प्रमोद। नमस्कार।